अध्याय 3 प्रश्नोत्तरी। अधोलोक में कितनी पृथ्वी हैं? अधोलोक में 7 पृथ्वी हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। वलय कितनी हैं? वलय 3 हैं। घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। नरक में कितनी बिल हैं? नरक में टोटल 84 लाख बिल हैं। क्रमशः 1 2 3 4 लिख लें 7 तक। तो पहले नरक में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवी में 3 लाख, छठवीं में 5 कम 1 लाख और सातवीं में 5 बिल हैं। इस प्रकार टोटल मिलाकर 84 लाख बिल होते हैं। अब इन 7 में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मानो उन्होंने दे दिया 1 शब्द में उत्तर लिखिए, 7वीं नरक में कितनी बिल हैं? तो आपको उत्तर देना है 5 बिल। इस प्रकार सही गलत में पूछ सकते हैं। मानो वे पूछें कि पहले नरक में 35 लाख बिल हैं, तो आपको ध्यान रखना वहां मात्र 30 लाख बिल हैं। अगला, नारकी जीव कैसे होते हैं? उत्तर सूत्र नंबर 3, नारकी जीव हमेशा अशुभतर लेश्या वाले, अशुभतर परिणाम वाले, अशुभतर देह वाले, अशुभतर वेदना वाले और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। सूत्र नंबर 5, कौन सी नरक तक असुर कुमार जाति के देव जाकर दुख देते हैं? उत्तर तीसरे नरक तक। कौन सी देव जाति हैं? तो वो भी आप लिख लें। असुर कुमार जाति के अंबावरीश देव। सूत्र नंबर 6, नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति लिखिए। फिर से क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे और उनके सामने स्थिति ऊपर लिख दें उत्कृष्ट स्थिति। पहले नरक में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवी में 17 सागर, छठवीं में 22 सागर और 7वीं नरक में उत्कृष्ट स्थिति है 33 सागर। अब उसके बाजू में लिखें जघन्य स्थिति। यद्यपि यहाँ पे वह सूत्र नहीं है, सूत्र अगले अध्याय में आएगा, लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखने की दृष्टि से यहीं पे लिख लें नरक की जघन्य स्थिति। जो अपन ने 1 नंबर लिखा था उसके सामने लिखें 10,000 वर्ष। फिर क्रमशः जो पहले वाले की दूसरे वाले की पहले वाले की उत्कृष्ट स्थिति है वो दूसरे वाले की जघन्य स्थिति है। ठीक, तो पहले में लिखें 10,000 वर्ष, दूसरे में लिखें 1 सागर, तीसरे में लिखें 3 सागर, चौथे में लिखें 7 सागर,
5वीं में लिखें 10 सागर, 6वीं में लिखें 17 सागर और 7वीं नरक में लिखें 22 सागर। ये है जघन्य स्थिति। पहली नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष और फिर आगे क्रमशः 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर और 22 सागर। यहाँ तक यह टोटल नरक का वर्णन हुआ। यदि बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तत्वार्थ सूत्र अनुसार नरक का वर्णन लिखिए, तो सूत्र नंबर 1 से लेकर सूत्र नंबर 6 तक का सारा विस्तार आपको लिखना है। अब यहाँ से प्रारंभ होता है जम्बू द्वीप या मध्यलोक का वर्णन सूत्र नंबर 7 से। तो प्रश्न पूछा जाए कि नरक का वर्णन किस अध्याय में है, तो तीसरे अध्याय में। मध्यलोक का वर्णन किस अध्याय में है, तो तीसरे अध्याय में। देवगति का वर्णन या ऊर्ध्वलोक का वर्णन किस अध्याय में है, तो चौथे अध्याय में। ये आपको ध्यान में रखना। मध्यलोक के बीचों बीच कौन सा द्वीप है? उत्तर जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप को घेरे हुए कौन सा समुद्र है? उत्तर लवण समुद्र। जम्बू द्वीप में कितने द्वीप समुद्र हैं? उत्तर असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। ये द्वीप समुद्रों की विशेषता क्या है? ये द्वीप समुद्र एक दूसरे को वलय आकृति में घेरे हुए हैं और पहला वाला द्वीप दूसरे समुद्र को दुगना दुगना विस्तार वाला है, या पहले से दूसरा दुगनी दुगनी विस्तार वाला है। जैसे जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन तो लवण समुद्र 2,00,000 योजन प्रमाण है। इस प्रकार जम्बूद्वीप की विशेषता लिखिए। जम्बूद्वीप की स्पेशलिटी क्या है? उत्तर मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच सुमेरु पर्वत जिसकी नाभि है, ऐसा 1,00,000 योजन प्रमाण 1,00,000 योजन विस्तार वाला गोलाकार जम्बू द्वीप है। चाहे तो क्रमशः एक के नीचे एक भी लिख सकते। पहली विशेषता असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच है। दूसरी विशेषता मेरु जिसकी नाभि है। तीसरी विशेषता 1,00,000 योजन प्रमाण है और चौथी विशेषता यह गोलाकार है। जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र हैं? उत्तर 7। सातों के नाम भरत, हैमवत, हरि, विदेय, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। जम्बूद्वीप में कितने मुख्य पर्वत हैं? तो मुख्य पर्वत हैं 6। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन या शिखरी। इसके बाद इन 6 पर्वतों के कलर कैसे हैं? तो 6 के नाम क्रमशः लिखना और उसके सामने उनका कलर लिखना। हिमवन
स्वर्ण कलर का, मतलब सोने के समान पीला। महाहिमन, चांदी के समान। निषद, तपे हुए सोने के समान लाल। नील, वो कलर उसका नाम से समझ में आ रहा है, नील, बेड्यूर के समान नीला रंग। रुक्मी, रुक्मी चांदी के समान सफेद, और शिखरिन सोने के समान पीला। इन पर्वतों की विशेषता क्या है? तो यदि पर्वतों की विशेषता के विषय में पूछा जाए तो सूत्र नंबर 11, 12, 13, 14, ये आपको चारों सूत्रों को अच्छी तरह उसमें समझाना है कि ये 6 पर्वत हैं। इन 6 पर्वतों की इतना इसका विस्तार है। इन पर्वतों के माध्यम से विभाजन होकर 7 क्षेत्र बनते हैं और इनके ऊपर एक एक तालाब स्थित हैं और इनके यह रंग हैं, इस प्रकार। ठीक, तो इन पर्वतों की क्या विशेषता है? तो ये ऊपर, नीचे और बीच में एक समान हैं। दोनों पार्श्व भागों पर विविध प्रकार की मणियों से खचित हैं। और इनके ऊपर 6 तालाब हैं, एक के ऊपर एक। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीक। ये हमेशा ध्यान रखना है कि 7 क्षेत्र, 6 पर्वत और 6 तालाब, इनके नाम आपको अच्छी तरह याद रखना है। ये आपको पेपर में किसी ना किसी रूप में, या तो भेद प्रभेद में, जम्बूद्वीप के क्षेत्र कितने नाम लिखिए, इस प्रकार से पूछ लिए जाता है। तो तीनों में से कोई एक आता है, या नरक की 7 पृथ्वियाँ, तो आपको इनमें से ये विषय याद करके अभी से रख लेना है, जिससे कि अगर ये प्रश्न आता है तो हम वहाँ पर लिख सकें। फिर इनकी विशेषता क्या है इन तालाबों की? तो सूत्र नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये टोटल उसी तालाब की विशेषता बतलाने वाले हैं। तो तालाब कैसा है? तो तालाब सबसे पहले तो एक एक पर्वत के ऊपर एक एक है। उनमें से पहला तालाब, पद्म नाम का तालाब, 1000 योजन विस्तार वाला और 500 योजन चौड़ाई वाला है, 10 योजन गहराई वाला है। उसके बीच में एक एक कमल है और वे तालाब एक से दुगने दुगने हैं। पहला तालाब दूसरे से दुगना, इस प्रकार दूसरा तालाब पहले से दुगना, फिर तीसरा उससे भी दुगना और फिर चौथा उससे भी दुगना, फिर उत्तर दक्षिण तुल्या उस तरफ के, इस तरह से जानना। इनमें निवास करने वाली देवियों के नाम हैं श्री, हिरी, धिति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। ये सामान्य और पारिषद देवों के अधीन होती हैं और इनकी स्थिति एक पल्ल की आयु वाली होती हैं। अगला, 14 नदियों के नाम। यद्यपि ये प्रश्न नहीं पूछा जाता, फिर भी कोई आपकी कठिन परीक्षा की दृष्टि से पूछ ले तो आपको 14 नदियों के नाम याद रखने। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताश्या, हरित, हरिकांता, सीता, शीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्ण, रूपकूला, स्वर्णकूला, रूपकूला, रक्ता और रक्तोदा। इनमें से दो दो की जोड़ी है, गंगा सिंधु, तो इनमें से पहले वाली पूर्व की ओर बहती है और दूसरी पश्चिम की ओर बहती है। ये आपको प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाए कि गंगा पश्चिम की ओर बहती है, सही या गलत? या एक शब्द में पूछ लिया जाए कि पश्चिम की ओर कितनी नदियां बहती हैं, तो आपको ध्यान रखना है 7 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, 7 नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसे आपको ये ध्यान रखना कि किस तालाब से कौन सी नदी निकलती है। कोई पूछ ले कि पद्म तालाब से कितनी नदियां निकलती हैं, तो पद्म तालाब से 3 नदियां निकलती हैं और अंतिम तालाब से भी 3 नदियां निकलती, बाकी सबसे 2-2 नदियां निकलती। इसको अच्छी तरह विस्तार सा वीडियोस में बतलाया गया है, उनके सविस्तार वीडियो उपलब्ध हैं, आप अच्छी तरह उनको देख के और उनका चार्ट आदि भी वहाँ देख लें, जिससे आपका पूरा विषय क्लियर हो जाए।
यद्यपि प्रश्न पत्र पर स्थान के अभाव में चित्र आदि बनाने के लिए नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको अच्छी तरह समझ में आता है तो आप वहाँ पे बना सकते हैं। और यदि आपको चित्र आदि आप बना के अपने पास रखेंगे तो आपका विषय और स्पष्ट होगा। इस दृष्टि से भी चार्ट आदि बना लेने चाहिए। इन नदियों की सहायक नदियां कितनी हैं? तो गंगा सिंधु की 14,000 और आगे आगे बढ़ती हुई दुगनी दुगनी होती जाएंगी। ठीक है। भरतखंड का विस्तार कितना है? तो भरतखंड का विस्तार पहले तो एक ध्यान रखना है कि यह उस जम्मू द्वीप का 190वां भाग है और इसका विस्तार 526 6/19 भाग प्रमाण है, योजन प्रमाण है। और क्षेत्रों के विषय में दुगनी दुगनी है, ये आपको अच्छी तरह याद है। और उत्तर दक्षिण के समान है, दोनों एक से। फिर भरत और ऐरावत में वृद्धि और ह्रास होता है, बाकी अन्य में वृद्धि और ह्रास नहीं होता। ये विशेष बात ध्यान में रखनी है। ठीक है कि भरत और ऐरावत में केवल वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पणी अवसर्पणी में प्रश्न पूछ लिया जाए परिभाषा में, अवसर्पणी किसे कहते हैं? तो जिसमें सब कुछ घटते क्रम में हो वो अवसर्पणी है, और उत्सर्पणी जिसमें सब कुछ बढ़ते क्रम में हो। और बाकी अन्य भूमियों में भूमियां स्थित हैं। ठीक है, किस प्रकार स्थित हैं तो बतलाते हैं। हेमवतक में एक पल्ली की आयु वाली जघन्य भोग भूमि, हारीवर्षक में 2 पल्ली की मध्यम भोग भूमि और देवकुरु में उत्तम भोग भूमि। इसी तरह उस तरफ लगाएंगे तो उस तरफ भी उत्तर कुरु में जो उत्तम भोग भूमि और जो अन्य क्षेत्र हैं रम्यक वहाँ मध्यम भोग भूमि और हैरण्यवत वहाँ पर जघन्य भोग भूमि होती है। टोटल भोग भूमियाँ 30, 6 भोग भूमियाँ जम्बूद्वीप की, 12 धातकी खंड की और 12 पुष्करार्ध की, टोटल 30। इनको ध्यान में रखना। विदेह में कितनी आयु वाले जीव होते हैं? तो संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। ये हो गया भारत का विस्तार। ठीक है। और जम्मू धातकी खंड की रचना कैसी है? तो जम्मू द्वीप से दुगनी। इसी तरह पुष्करार्ध की भी है। एक विशेषता है मानसोत्तर पर्वत किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो जो पर्वत पुष्करार्ध की मध्य में स्थित है और जिसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते उसका नाम है मानसोत्तर पर्वत। मनुष्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आर्य और मलेच्छ। कर्म भूमियां कौन सी हैं? तो भरत, ऐरावत और विदेह, ये कर्म भूमियां हैं। टोटल कर्म भूमियां 170। मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ल और जघन्य अंतर्मुहूर्त। इसी प्रकार त्रियंचों की भी उत्कृष्ट 3 पल्ल और जघन्य अंतर्मुहूर्त। इस प्रकार ये तत्वार्थ सूत्र की तृतीय अध्याय से बनने वाले प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए गए।